हेलो स्टूडेंट, तो चलिए अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डीपीपी में ये क्वेश्चन था, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, असाइनमेंट में था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था कि सन रेज है और सन रेज हॉरिजॉन्टल से किसी 30 डिग्री के एंगल पर आ रही हैं, उसमें शायद 26 डिग्री या जो भी एंगल गिवन है। तो हम मान लेते हैं कि सन रेज है और वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। तो मान लीजिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो सन रेज है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी एंगल पर आ रही हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन से वो सनरेज कितने एंगल पर आ रही है हम उसको मान लेते हैं 30 डिग्री। और क्वेश्चन में दिया है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल, लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल, then find angle of mirror, then find angle of mirror with horizontal, मतलब ये जो लाइन है वो किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि जो मिरर होगा, जो हमारा प्लेन मिरर होगा, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ट्राई किया होगा आपने, वहां पे 30 की जगह कुछ और वैल्यू है बस। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सुनिएगा मैं आपको सॉल्यूशन समझाता हूं। आप मान लीजिए कि ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल मिरर रहा होगा, जिस मिरर ने रे को रिफ्लेक्ट किया होगा ये वो मिरर है, और ये मिरर का रहा नॉर्मल। तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो इस एंगल की वैल्यू अगर थीटा है तो ये वैल्यू भी होगी थीटा। और हमें दिया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो 2 थीटा आया 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। अब आप सोचिए कि ये एंगल अगर आपका 15 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये एंगल भी कितना होगा 15 डिग्री, और ये आपका नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना आया आपका, ये आया 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट इक्वल टू 75 डिग्री। या फिर दूसरा सिचुएशन ऐसे हो सकता है कि जो रे आई वो इधर ना जाकर वो उस डायरेक्शन चली गई। तो ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब आप एक चीज मिरर में देखिएगा बड़े ध्यान से, मैं आपको यहां बताता हूं। मिरर में एक बात आप नोटिस करिएगा हमेशा, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, जैसे ये मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर पे कोई रे आकर गिरती है और जब वो यहां से रिफ्लेक्ट होती है इस डायरेक्शन में, और ये इसका नॉर्मल होता है, अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी वैल्यू थीटा होती है इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू भी कितना होता है थीटा। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और मैं बात करूं ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी होगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर से बराबर एंगल बनाती हैं। तो सुनिएगा, तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जिसकी वैल्यू हम थीटा मान लेते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, जिसकी वैल्यू हम थीटा मान लेते हैं। वहां पे मैंने थीटा यूज कर लिया, तो आप इसको थीटा 1 बोल दें। तो ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 1 हो गया, तो इसको मान लेते हैं लेट से हम ये आया आपका 90 माइनस थीटा 1, 90 माइनस थीटा 1। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल भी होगा 90 माइनस थीटा 1, क्योंकि मैंने बताया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर के साथ बराबर एंगल बनाती हैं। तो ये इंसिडेंट रे ने प्लेन मिरर के साथ 90 माइनस थीटा 1 बनाया है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगी 90 माइनस थीटा 1। और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा 1 है तो ये इसका अपोजिट एंगल है, तो इस एंगल की भी वैल्यू क्या होगी 90 माइनस थीटा 1। अब हमको हॉरिजॉन्टल से जो एंगल दिया था वो 30 डिग्री दिया था, इसका मतलब 90 माइनस थीटा 1 प्लस 90 माइनस थीटा 1 दैट इज 30 डिग्री। इसका मतलब 90 माइनस थीटा 1 का जो वैल्यू आया आपके पास वो आया 15 डिग्री, तो और थीटा 1 का जो वैल्यू आया वो आया आपके पास 75 डिग्री। अब देखते हैं कि जो हमारा मिरर है उस मिरर का एंगल कितना है। तो यहां से देखिए, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और यहां से ये रहा आपका मिरर का एंगल। तो देखो ये तो यहां से यहां तक 90 है और ये एंगल कितना है थीटा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 90 प्लस थीटा 1, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो देखो यहां से यहां तक ये हो गया 90 और ये यहां से यहां तक कितना है 90 माइनस थीटा 1, तो आंसर कितना आया 90 प्लस ये सॉरी ये थीटा 1 है यहां से यहां तक, तो ये आया 90 प्लस थीटा 1। देखो ना यहां से यहां तक ये वाला एंगल है 90 डिग्री
और ये वाला एंगल यहां से आता है θ1, तो ये पूरा एंगल 90 प्लस θ1, और θ1 की वैल्यू हमको पता है कितनी है 75 डिग्री। तो आंसर कितना है आपका 5 एंड 7 और 9 कितना 16, 165 डिग्री, दिस इज द आंसर। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं आपको समझा दिया। अब देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने जहां पे बात छोड़ी थी। प्लेन मिरर की खास बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल होती है तो उसकी ये इमेज वर्चुअल बनाता है, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होती है तो उसकी ये इमेज रियल बनाता है। तो आप स्टार मारकर एक लाइन लिख लें, स्टार मारकर एक लाइन लिख लें कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी भी नहीं बनाता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी भी नहीं बनाता, रियल ऑब्जेक्ट की ऑलवेज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ऑलवेज रियल इमेज। ये जो 4 स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बोले, ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है ना। अब सुनना, अब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इस इमेज की, तो देखिए हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज formed by plane mirror। मतलब प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई उस इमेज की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती है वो हमको डिस्कस करनी है। तो देखिए मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, और ये मान लेते हैं इसकी ऑब्जेक्ट है। अब इस प्लेन मिरर से रेज निकलती हैं, ऐसे रेज निकलती हैं, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, और जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो किसी एक पॉइंट से आती हुई ये लगती हैं ऐसे, और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से आती हुई लगती हैं, और रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड इमेज। तो ये इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये इस प्लेन मिरर ने इमेज बनाया। अब इसकी खास बात ये होती है कि इन दोनों का जो लाइन जॉइनिंग है, ये जो इन दोनों का लाइन जॉइनिंग है, पहली बात ये लाइन जॉइनिंग इस मिरर के परपेंडिकुलर होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों लेंथ जो होती है वो बराबर होती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये, और ये देखिए मैं आपको बहुत, ऐसा नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 ही रे निकली होंगी, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकली होंगी। मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूं, यहां पे बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकलेंगी, तो आंसर है इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्यों नहीं बना रहे, इनफाइनाइट बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम 2 या 3 या 4 5 रे का ड्राइंग हम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, आप घर पे स्केल से डायग्राम बनाइएगा, बहुत साफ अच्छा डायग्राम बनेगा। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट है। देखिए अगर ये डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक x है, तो ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक वो आपका x ही होगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। लाइन जॉइनिंग प्लेन मिरर की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मैं कह रहा हूं कि जितनी भी, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी, उन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन दिखेगा, दैट इमेज। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी, और ये डायग्राम रहा कैसे होगा, देखिए बहुत अच्छे से बनाइएगा आप घर पे स्केल से। ये रे ऐसे गई होगी यहां पर, और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। ये रे यहां गई होगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। ये रे यहां गई होगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। ये रे यहां आई होगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। ये रे यहां आई होगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, और ये वाली रे यहां आई होगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। ऐसे में कितनी रे बना सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज बना सकता हूं, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर लें, और ये याद रखें रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां है, और सभी रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट वहां है।
ये इंसिडेंट रे है ब्लैक वाली, एंड दैट ग्रीन इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इस ऑब्जेक्ट इमेज कॉन्फ़िगरेशन का, प्लेन मिरर का, क्या ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस बराबर है, और जो लाइन जॉइनिंग होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, अब सुनिएगा, तो इसको मैं यहां पॉइंट स्टार मार के लिख देता हूं, क्या कि ऑल रिफ्लेक्टेड रे intersect at a point called image। तो ये तो वो इमेज हो गई। दूसरी बात, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर equal to distance of image from plane mirror। ठीक, और तीसरा पॉइंट कि लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मतलब प्लेन मिरर बाइसेक्ट line joining plane mirror bisect line joining object and image perpendicularly, या फिर सिर्फ परपेंडिकुलर मैं यहां लिख देता हूं कि उसको बाइसेक्ट करता है। और किस तरह से बाइसेक्ट करता है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। कौन, दैट प्लेन मिरर। ये आपको 3 पॉइंट अगर इसके बारे में याद रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन प्लेन मिरर का आपका गलत नहीं हो सकता, तो आप इसे लिख लें। ठीक, अब देखिए आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूं, ये याद रखिएगा। प्लेन मिरर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक, अब सुनना, अब क्वेश्चन करते हैं इस बात पे। तो देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वो ये है कि मान लो एक प्लेन मिरर है और उसके सामने यहां एक ऑब्जेक्ट है, और प्लेन मिरर इसकी इमेज बनाएगा, और ये डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सुनिए। अब हम जानते हैं कि जितना आगे हमारी ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे हमारी इमेज होगी। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो वो भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस निकाला जाए तो वो आंसर कितना हो जाएगा, 10 + 10, मतलब कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये एक्स वाई एक्सिस है, मैंने मिरर नहीं बोला है, मैंने बोला एक्स वाई एक्सिस है। और ऑब्जेक्ट रखिए ओरिजिन पे, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन है, और यहां पर कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां रखी है, ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट रखी है। और ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर के इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,3, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,4। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्लेन मिरर है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये ऑब्जेक्ट है, और आपसे पूछा है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। देखो जो 3 पॉइंट हमने लिखे थे उनसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उनको ध्यान से देखना। अब आपसे पूछा गया इमेज का कोऑर्डिनेट, तो आपको एक लाइन याद रहनी चाहिए कि प्लेन मिरर
और ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हमको पता है कि प्लेन मिरर वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उन दोनों को जो लाइन ज्वाइनिंग होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और हमारी ऑब्जेक्ट यहां है, इसका मतलब इमेज कहीं यहां होगी। क्यों? तभी तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी। देखो, अगर किसी आदमी ने सोचा कि इमेज थोड़ा ऊपर होगी, तो देखो ऑब्जेक्ट इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी। कोई सोचता है कि मान लो इमेज नीचे होगी, तो वो उसने भी गलत सोचा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे लाइन बनाएंगे तो ये लाइन इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है, दैट एंगल इज नॉट थीटा, नॉट 90 डिग्री। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है आपके पास कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन है ज्वाइन करने वाली, वो यही लाइन हो सकती है। यहां से ऊपर इमेज भी आप नहीं मान सकते, नीचे भी नहीं मान सकते, और ये एक्स एक्सिस है, यहां पे वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, बहुत अच्छी बात है। अब हमें निकालना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब मुझे बताओ बेटा, ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2 एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ यहां से यहां तक? 2। तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 2। तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4। तो इसका इमेज का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 4,0। अब किसी के मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि सर इस ऑब्जेक्ट के सामने तो मिरर नहीं है, मिरर तो वहां है। तो देखो बेटा, एक बात सुनना ध्यान से, मैं आपके इस डाउट को दूर करता हूं। सुनना, जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है, खूब बड़ा प्लेन मिरर है, और इसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, खूब बड़ा प्लेन मिरर है, और ये इसके सामने ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इमेज बनेगा वो इतना डिस्टेंस पीछे इसके पीछे बन जाएगा। और मैंने लिखा था उन 3 पॉइंट में, जो पहला पॉइंट है कि सभी रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पर कट करती हैं। तो मुझे बताओ बेटा, यहां से जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो सब यहां कट करती हुई लग रही होंगी। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, आप डायग्राम स्केल से बनाइएगा तो डायग्राम अच्छा बनेगा। तो स्केल, कंपास अपने पास रखें, ज्योमेट्री जितनी अच्छी होगी समझ में उतना अच्छा आएंगी चीजें। ये सभी रिफ्लेक्टेड रेज में बना रहा हूं, दीज ऑल आर द रिफ्लेक्टेड रेज। इन सबकी इंसिडेंट रेज आप चाहें तो आप इंसिडेंट रे भी बना सकते हैं। मान लेते हैं यहां हमारी ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप इन सब का इंसिडेंट रे बनाए तो इसकी इंसिडेंट रे ऐसे होगी जो वापस ऐसे लौट के आई, इसकी इंसिडेंट रे ऐसे रही होगी, इसकी इंसिडेंट रे ऐसे रही होगी, इसका इंसिडेंट रे ऐसे रहा होगा, इसका इंसिडेंट रे ऐसे रहा होगा, इसका ऐसे रहा होगा, और इसका ऐसे रहा होगा। सिमिलर स्टोरी फॉर द डाउनवर्ड रेज। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, मान लो आपने यहां बीच में से कुछ मिरर गायब कर दिया, यहां से मान लेते हैं ये मिरर गायब कर दिया आपने, तो आपके मिरर गायब करने से फर्क क्या पड़ा? इन वाली रेज को तो कोई फर्क ना पड़ा, जो भी फर्क पड़ा वो किसको पड़ा? इन वाली रेज को। यहां पे रे अब रिफ्लेक्ट होंगी नहीं, तो ये वाली रेज सीधी निकल जाएंगी। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज का नंबर है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज कम हो जाएंगी, मतलब इमेज की ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक, तो क्या फर्क पड़ा इससे? इमेज बनेगी तो वही, ऐसा नहीं है कि ये 2 मिरर हो गए तो 2 इमेज बनेगी, नहीं, इमेज वही बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर है। अरे वही तो एक मिरर है, ये बस बीच वाला काट दिया मैंने, तो ये वाले काटने से ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज नहीं होंगी, तो वो वाली तो होंगी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले दिख ही रहा है आपको। मैं तो कह रहा हूं आप इसका एक ही टुकड़े नहीं, आप इसके और भी टुकड़े करने, जैसे ऐसे। तो जहां जहां से आपने मिरर को काट दिया वहां की रिफ्लेक्टेड रेज अब नहीं रही, तो मिरर कितने देखेंगे? 1 2 3 4। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, या 4 डिफरेंट टुकड़े हैं, लेकिन चारों ने इमेज कहां बनाया? एक ही जगह पे। तो देखो, अब ऐसा करिए, ये इन सबको भगा दीजिए नीचे वाले को, तो क्या फर्क पड़ा? ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज अब नहीं होंगी, लेकिन ये वाली तो होंगी, ये वाली होंगी, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट भी होंगी और वो इमेज बनाएंगी। तो इमेज बनाने के लिए उसके सामने होना जरूरी नहीं है। इमेज बनाने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि उस पर रेज इंसिडेंट होनी चाहिए, और जब रेज इंसिडेंट होंगी तो वो उनको रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जो क्या कहलाएगा? इमेज।
तो यहां पे अगर किसी के मन में ऐसा डाउट आ रहा था कि मिरर तो ऊपर है, ऑब्जेक्ट के सामने तो है नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो आपके मन में जो बात आ रही थी वो ठीक नहीं थी। क्यों? क्योंकि इमेज बनने के लिए उसके सामने होना जरूरी नहीं है, ऊपर हो नीचे हो तो भी चलेगा। ठीक, तो लिख लें इसको। और ये बात बड़े अच्छे से याद रखें। आप सोचिए, आप अपने रूम में जहां भी बैठे हैं, आप जहां भी बैठे हैं, आपके रूम का कोई कॉर्नर ले लीजिए और उस कॉर्नर में इतना छोटा सा ग्लास लगा है, छोटा सा मिरर का टुकड़ा लगा है, इतना छोटा सा। क्या उस मिरर के टुकड़े में आपकी इमेज नहीं बनेगी? बनेगी। क्या आपकी बॉडी से निकलने वाली रेज उस टुकड़े पर नहीं जाकर गिरेंगी? गिरेंगी। वो मिरर उनको रिफ्लेक्ट करेगा, वो मिरर इमेज बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इमेज नहीं बनेगा। अब आप बोलेंगे सर हमें तो दिख ही नहीं रहा। तो दिखना एक अलग बात है, इमेज बनना एक अलग बात है। इमेज बनने के लिए क्या चाहिए? इंसिडेंट रेज चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए, वो उनको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टेड का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा एंड दैट इज कॉल्ड इमेज। अब वो आपको दिख रहा है या क्यों नहीं दिख रहा है, उसका जवाब मैं देता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझा आपको? ठीक, आप सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। हम एक चीज पढ़ेंगे अभी, फील्ड ऑफ विजन। उसमें वो चीज आपको मैं समझाऊंगा कि दिखेगा या नहीं दिखेगा, उसका कारण क्या है। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि अगेन दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ऑब्जेक्ट रखिए ओरिजिन पर, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये है प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर having angle 37 degree and coordinate of this point is 100, 0. Of this point all dimensions are in meter. जितनी भी लेंथ है, जितने भी कोऑर्डिनेट है, वो सब कुछ में मीटर में, और वो एंगल है 37 डिग्री। और आपसे पूछा गया है कि बताइए, पहला क्वेश्चन बताइए कि ऑब्जेक्ट का इमेज से दूरी क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट का इमेज से दूरी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2, इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक, आप सुनना, ट्राई करें आप सभी लोग इसको। अब देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। आप लोग क्या करिए, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए। हमें पता है कि यहां मिरर नहीं है, बिल्कुल पता है हमें, लेकिन एक्सटेंशन में तो कोई मना नहीं है। हम कब कह रहे हैं ये मिरर है, हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं बस। हमने कब बोला वो मिरर है, हमने डॉटेड लाइन बनाई है बस। ठीक, अब आप एक चीज अच्छे से जानते हैं, वो अगेन बोल दी दैट 3 पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हुआ आपके मिरर का एक्सटेंशन। अब आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए, और ये लाइन इस तरह से आप बनाएं कि ये लाइन इस मिरर के परपेंडिकुलर दिखनी चाहिए, बिल्कुल दिखनी चाहिए, और इसी लाइन पर यहां कहीं जाकर होगी इमेज। ये गारंटी है क्योंकि उन 3 पॉइंट में ये बोला गया था ऑब्जेक्ट इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा मिरर के। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि ये एंगल अगर 37 है, ये एंगल अगर 37 है, तो ये डिस्टेंस कितना है मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है 100, मान क्या लेते हैं, गिवन है, दिस इज 100। तो मुझे बताइए ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहां से अगर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 sin 37। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितना है, 100 sin 37 डिग्री। अब प्लेन मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, तो उसमें लिखा था ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस प्लेन मिरर से हमेशा बराबर आता है। तो ये है 100 sin 37 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 100 sin 37 डिग्री। तो डिस्टेंस कितना आया, पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसका आंसर आएगा 100 sin 37 इंटू 2, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, तो इसका आंसर आया 100 इंटू 3/5 इंटू 2। तो कितना आएगा, ये 20 टाइम्स आएगा, 20 इंटू 6 क्या आएगा, 120 मीटर। ठीक, अब दूसरा उन्होंने पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो बेटा, ये 37 है, ये 37 है, तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। अब बेटा बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है और हमें ये डिस्टेंस मालूम है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो कहीं यहां आएगा इस तरह से, और जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो कहीं यहां आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव आएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, नेगेटिव। कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना है 120, तो ये आया एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ये कितना आएगा 120 cos 53 डिग्री, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना आएगा -120 sin of 53 डिग्री. This is the x coordinate of image and this is the y coordinate of image and this is the answer. ठीक, तो टेंशन नहीं लें कभी भी, आप इन लाइनों को याद रखें, मिरर को एक्सटेंड कर लिया करें और ऑब्जेक्ट इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा, ये गारंटी है. तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा. ठीक, अब सुनना, अब बात करते हैं इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, और फिर हम फील्ड ऑफ विजन देखेंगे और फिर वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे. तो इसको अभी हटा देते हैं. तो ऐसे समझो बेटा कि जो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती है, अभी तक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज की बात कर रहे थे, जितने भी एग्जाम्पल हमारे थे वो सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज के एग्जाम्पल थे. अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मान लीजिए हमारी कोई ऑब्जेक्ट है और वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे ये मार्कर हो गया, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है. और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट का मतलब जिसका वॉल्यूम 0 होता है, दैट इज ए हाइपोथेटिकल पॉइंट जिसका वॉल्यूम कितना है 0. हाइपोथेटिकल पार्टिकल जिसका वॉल्यूम कितना है 0. एक पॉइंट, तो पॉइंट का साइज नहीं होता, लेकिन जो हमारी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती हैं उनका साइज होता है. तो ये कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट. आपको इसकी इमेज बनानी है, मतलब आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स की इमेज बनानी है, और इनफाइनाइट पॉइंट्स की जो इमेज होगी उसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज. तो कैसे बनेगा वो देखिएगा. तो क्या होगा तरीका बनाने का, तो आपको हर पॉइंट का इमेज बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम देख रहे हैं अब इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा. जैसे मान लेते हैं बेटा ये प्लेन मिरर है. अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है आपकी इस तरह से. अब मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट इज 2 मीटर एंड लेट्स से दिस इज आल्सो 2 मीटर. तो हम जानते हैं कि इसके हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है प्लेन मिरर से. इसलिए जो इसका इमेज बनेगा, इसके हर पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो यहां से 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, एंड दिस इज द इमेज. तो अगर इसका नाम ए और मैं बी दे देता हूं तो इसकी इमेज का नाम दे देते हैं जैसे ए डैश एंड बी डैश. और ये डिस्टेंस था आपका 2 मीटर, तो ये भी डिस्टेंस कितना हुआ आपका 2 मीटर. तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, मतलब जैसे ये थी वैसी इमेज उसने बनाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इरेक्ट इमेज. और प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो हमेशा सेम साइज की बनाएगा. सुनो बेटा, अगर ये आपकी इमेज, ये लेंथ अगर आपकी 1 मीटर थी तो ये भी लेंथ होगी आपकी 1 मीटर. क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर. ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर. तो जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये आएगा. तो इरेक्ट इमेज एंड सेम साइज. तो देखिए याद रखिएगा, प्लेन मिरर कभी भी साइज में चेंज नहीं करता. जितना उसका ऑब्जेक्ट का साइज होता है, इमेज का भी ये उतना ही साइज दिखाता है. चाहे लीनियर साइज की बात कर लो, चाहे आप एरिया की बात कर लो, और चाहे आप वॉल्यूम की बात कर लो. मान लो एक वॉल्यूम है प्लेन मिरर के सामने, ये उसकी इमेज बनाएगा तो उतने ही साइज की इमेज बनाएगा. कोई एरिया है उतने ही एरिया की इमेज बनाएगा. कोई लेंथ है तो उतने ही लेंथ का इमेज बनाएगा. ठीक है, अब सुनना. तो प्लेन मिरर कभी भी आपका वॉल्यूम में चेंज या एरिया में चेंज या लेंथ में चेंज नहीं करता है. हाँ, उसको इरेक्ट और इन्वर्टेड इस तरह की वो बना सकता है. जैसे अगला एग्जांपल सुनना. जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी. तो ये पॉइंट अगर ए था और ये पॉइंट अगर बी डैश था, ये बी था, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश. अब देखो ये इमेज उल्टी हो गई एक दूसरे की, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज. इन्वर्टेड इमेज, लेकिन सेम साइज. इन्वर्टेड
इन्वर्टेड इमेज, लेकिन क्या होगा, सेम साइज। तो कभी भी अगर आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो तो वो वैसी ही बनेगी जैसी ऑब्जेक्ट है, बस उसके इरेक्ट और इन्वर्टेड का चेंज हो सकता है, साइज वही रहेगा, एकदम आइडेंटिकल साइज रहेगा। ठीक, अब इस पे एग्जांपल देखते हैं, सुनिए। तो प्लेन मिरर आपकी इरेक्ट इमेज भी बना सकता है और प्लेन मिरर आपकी इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, लेकिन की पॉइंट साइज में कोई चेंज नहीं करता। अब एग्जांपल सुनिएगा बड़े ध्यान से। एग्जांपल है लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है या स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट यह है कि एक आदमी है और वो अपनी शक्ल देखना चाहता है मिरर में। तो मिरर कितनी लेंथ का एटलीस्ट होना चाहिए कि वो अपनी पूरी बॉडी का लेंथ देख पाए? जैसे मान लीजिए किसी आदमी का हाइट है 6 फीट और वो अपनी पूरी हाइट को देखना चाहता है, पूरी हाइट को वो देखना चाहता है, तो उसे कितनी हाइट का मिरर एटलीस्ट खरीद के लाना चाहिए कि वो अपनी पूरी लेंथ नीचे से ऊपर तक पूरा लेंथ अपना देख पाए? तो उसका आंसर होता है आदमी की हाइट का हाफ। कैसे वो हाफ आता है मैं आपके सामने प्रूफ करने जा रहा हूं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आएगा कि आदमी को अपनी हाइट का हाफ मिरर खरीद के लाना पड़ेगा। तो अगर कोई 6 फीट का आदमी है तो उसे 3 फीट का मिरर लेना पड़ेगा, तभी वो अपनी पूरी इमेज देख पाएगा, अदरवाइज वो अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाएगा। अब सुनना, तो देखो ये कैलकुलेशन कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं। हम मान लेते हैं बेटा कि ये आदमी है, ये आदमी का है हेड, ये आदमी का मान लेते हैं आई, और ये आदमी का मान लेते हैं फुट। ठीक, अब ऐसा करते हैं 1 सेकंड के लिए इधर हम खूब बड़ा मिरर मान लेते हैं। 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, खूब बड़ा मिरर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बड़ा मिरर मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है वो कितना होगा, तो मैं आर्गुमेंट दूंगा आपको। तो 1 सेकंड के लिए मानते हैं प्लेन मिरर है हमारे पास और खूब बड़ा है, कोई टेंशन नहीं है, बट चलो बढ़िया है। प्लेन मिरर में एक बात फिक्स है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का लाइन ज्वाइनिंग प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर में होगा, और परपेंडिकुलर प्लेन मिरर उस लाइन ज्वाइनिंग को आधा आधा बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब यह हुआ इस हेड का जो इमेज बनेगा, आप एक लाइन बनाइए हेड से और ये लाइन प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये लाइन प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इस हेड का इमेज बनेगा यहां पे, ये बनेगा हेड का इमेज। आप जब घर पे डायग्राम बनाए, मैं फिर बोल रहा हूं इस पूरे चैप्टर में डायग्राम स्केल से बनाइएगा, कंपास से बनाइएगा, डायग्राम जितना अच्छा दिखेगा चीज उतनी परमानेंट दिमाग में बैठेगी, ठीक है ना। और जो लेंथ बराबर है वो लेंथ बराबर ही देखें। देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं बराबर बनाने की, हाथ से फिर भी उतना नहीं हो पाता है, लेकिन आप स्केल से एग्जैक्ट डायग्राम बना सकते हैं। और आंख की इमेज कहां बनेगी, आंख की इमेज यहां बनेगी एकदम इसके सामने। और ये जो आपका फुट है, फुट का इमेज कहां बनेगा, फुट का इमेज यहां बनेगा। तो ये बन गया आपका आदमी का इमेज। तो ये आदमी के पैर का इमेज बन गया। अब देखिए दिखना ना दिखना उसकी हम बात करते हैं अभी। ये इमेज बनी क्योंकि आपको बोला गया है लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट इमेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। मतलब अब सुनना, अब मैं कह रहा हूं कि आदमी को इमेज दिखी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, कौन से वाली रेज, रिफ्लेक्टेड रेज जो थी वो आदमी के आंख में जानी चाहिए। रिफ्लेक्टेड रेज किसके आंख में जानी चाहिए, आदमी के आंख में जानी चाहिए। जैसे हम बात करें इस हेड की, तो इस हेड से कितनी रे निकल रही होंगी, इनफाइनाइट रे निकल रही होंगी, वो रे यहां पे जा रही होंगी, इससे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, और रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा ये एच रेस,
तो मैं कह रहा हूं कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे है, क्या उनमें से कोई रे इसकी आंख में नहीं जा सकती? क्या जा सकती है? तो क्या ये आंख हेड की इमेज नहीं देख सकती? क्या देख सकती है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज आंख में जाएगी तो आंख इमेज देखेगी। क्या रिफ्लेक्टेड रेज सिर्फ एक ही है? नहीं, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी। इस प्लेन मिरर से वो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, और जब वो रिफ्लेक्ट होंगी उनका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, दैट इज एच रेज। अब जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज है, तो कुछ रेज इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई। मैं सिर्फ हेड की बात कर रहा हूं, ओनली हेड, ओनली हेड। अब सुन ला, इस हेड से रे निकली ऐसे, हेड से रे निकली ऐसे, हर तरफ इधर 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 हर तरफ रे गई इस हेड से। ये रे रिफ्लेक्ट होंगी, और जब ये रे रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जितनी भी रे है, ये रे इस पॉइंट से जाती हुई लगेंगी ऐसे, इधर वाली रे ऐसे जाती हुई लगेंगी, इधर वाली रे ऐसे जाती हुई लगेंगी ऐसे। तो सोचो, यहां पे मान लो कोई मच्छर बैठा है, तो वो मच्छर भी हेड की इमेज देख सकता है। क्यों? क्योंकि उस मच्छर की आंख में ये रिफ्लेक्टेड रे चली जाएंगी। तो जिसकी भी आंख में रिफ्लेक्टेड रे जाएंगी, वो इस हेड की इमेज देखेगा। ठीक, अब हमें तो बोलना है कि भाई ये खुद आदमी ही देखना चाहता है, तो इस आदमी की आंख में वो रिफ्लेक्टेड रे जानी चाहिए, और जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो यहां से आती हुई लगेगी। अब देखिए, मैं ड्राइंग करके दिखाता हूं। आप ड्राइंग स्केल से बनाइएगा। इसका मतलब ये जो रे है, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये आदमी की आंख में जा सकती है। मतलब ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आंख को इमेज दिखाएगी किसका? हेड का। अब अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे कौन है? ये वही इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सेम कहानी फॉर आंख की इमेज देखनी है, तो आंख की इमेज के लिए ये आंख से कितनी रे निकली होंगी? इनफाइनाइट। आंख से रे हर डायरेक्शन में निकली होंगी, इससे रे रिफ्लेक्ट हुई होंगी, और जितनी भी रे रिफ्लेक्ट हुई होंगी उन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आएगा, दैट इज ई डैश। तो कुछ रेज इधर गई होंगी, कुछ रेज इधर गई होंगी, और कुछ रेज इधर गई होंगी। वो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यहां से आ रही है। कौन? रिफ्लेक्टेड रेज। तो मैं कह रहा हूं, क्या ये वाली आदमी की आंख में जाएंगी? नहीं। क्या ये वाली आदमी की आंख में जाएंगी? नहीं। ये वाली आदमी की आंख में जाएगी। तो क्या कोई रे आदमी की आंख में जाएगी? हाँ जाएगी। क्या आदमी को इमेज दिखेगी? हाँ दिखेगी। अब बात करते हैं पैर की। पैर से कितनी रेज निकलेंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे। किधर जाएंगी? इधर जाएंगी, हर डायरेक्शन। इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। दीज आर द इंसिडेंट रेज। अब वो रे क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज कहां से आती हुई लगेंगी? इस पॉइंट से आती हुई लगेंगी। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है ऐसे, क्या सभी रिफ्लेक्टेड रे आदमी की आंख में जाएंगी? नहीं। सोचो, जो रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रही है इधर, वो आदमी की आंख में नहीं जाएंगी। तो आदमी की आंख में कौन सी वाली रेज आएगी? हम चाहते हैं कि आदमी फुट की इमेज देखे। हम चाहते हैं आदमी फुट का इमेज देखे, तो आदमी के आंख में रिफ्लेक्टेड रे फुट से निकलने वाली जानी चाहिए। तो आदमी की आंख में अब जो भी रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से आती हुई लगती है? फुट से आती हुई लगती है। तो ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके लिए एक इंसिडेंट रे भी रही होगी। दिस इज द इंसिडेंट रे। अब आपको बनाना है डायग्राम। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब हमें ये कैलकुलेशन करना। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर ये वाला मिरर नहीं होता तो आंख को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ की रिफ्लेक्टेड रेज आंख में नहीं जा रही। ये नीचे वाला मिरर नहीं होता तो आंख को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ की रिफ्लेक्टेड रेज आंख में नहीं जा रही। अब बात सुनिएगा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं, यहां से हम एक लाइन बनाते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर at this location and this is the perpendicular at this location। तो मुझे बताइए बेटा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप इस ट्राइंगल से अगर देखेंगे तो देखो भाई, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में एंगल बराबर है, तो जितनी लेंथ ये होगी यहां से यहां तक, उतनी लेंथ ये होगी यहां से यहां तक। पहली बात। दूसरी बात, सिमिलर कहानी, यहां पे ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना डिस्टेंस ये आएगा यहां से यहां तक, उतना ही डिस्टेंस ये वाला आएगा यहां से यहां तक। दीज डिस्टेंसेस आर इक्वल। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। यहां तक का, अब ये आदमी के पैर है, तो आदमी के पैर कहां होंगे? धरती पे। तो ये हो गई आपकी अर्थ। आदमी के जो पैर होंगे वो कहां खड़े होंगे? आदमी कहां खड़ा होगा? धरती पे खड़ा होगा आदमी।
तो ये हो गई आपकी अर्थ। भाई आदमी खड़ा होगा तो हवा में थोड़ी खड़ा होगा, धरती पे खड़ा होगा आदमी। तो ये कौन हो गई आपकी अर्थ। अब सुनिएगा बेटा, अब मैं कह रहा हूं आप ऐसा करिए, इतने वाले मिरर के पोर्शन को काट के फेंक दो। क्या आंख में जाने वाली रे को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि इससे रिफ्लेक्टेड रे आंख में नहीं जा रही थी, यहां से रिफ्लेक्टेड रे आंख में जा रही थी। हाँ, अगर आपने इस पोर्शन को भी काट दिया तो फुट का इमेज आंख को नहीं दिखेगा। फुट का इमेज आंख को क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यही वाली रिफ्लेक्टेड रेज तो आंख में जा रही है। अब बताओ बेटा, अगर मैंने इस वाले मिरर के पोर्शन को अगर मैंने काट के फेंक दिया तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई आंसर है, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस वाले हिस्से की रिफ्लेक्टेड रे आंख में नहीं जा रही, यहां से रिफ्लेक्टेड रेज आंख में जा रही है। इसका मतलब अगर आप इतना पोर्शन बचा के रख लिए तो भी आपको पूरा हाइट दिख जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि ये होगा कितना। तो सुनो बेटा, ये कितना है? x, तो ये भी यहां से यहां तक कितना है? x। ये यहां से यहां तक कितना है? y, तो ये भी यहां से यहां तक कितना है? y। तो मिरर का जो लेंथ आया वो कितना आया? l मिनिमम, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना आया? x प्लस वाई। और मिरर का हाइट कितना है यहां से यहां तक? y। अब देखो y क्या है, इसको याद रखना ध्यान से। आंख की धरती से जो दूरी है वो है 2y। तो हमें मिरर किस हाइट पे लगाना पड़ेगा? तो ये हमारी आंख है और ये हमारा पैर है, तो ये हमारी जो हाइट है, इस हाइट का आधा हाइट पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? मिरर। अगर हमने उससे ऊपर लगाया तो x प्लस वाई लेंथ का मिरर उस इमेज को नहीं दिखा पाएगा। मतलब ये हुआ कि जब आप इतनी लेंथ का मिरर यूज करना चाहते हैं तब आपको मिरर कहां लगाना पड़ेगा? अपनी फुट से आई की हाइट का हाफ। तो ये कौन है यहां से यहां तक? ये है हाफ हाइट ऑफ फुट टू आई। ठीक, अब ये x प्लस वाई। अब देखो, इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल आपको यूज करके दिखाता हूं। मुझे बताओ बेटा, अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक d है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक d है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होगी? d। अब आप ऐसा करिए, ट्रायंगल देखिए, इस वाले पॉइंट का कुछ नाम देते हैं, चलिए लेट्स से p, और इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स से q। आप दो ट्रायंगल देखिएगा, कौन कौन सा? ये f है तो ये इसकी इमेज है f डैश। आप दो ट्रायंगल देखना, आपको मैं दो ट्रायंगल दिखाता हूं। आप ट्रायंगल देखिए EPQ, और दूसरा ट्रायंगल आप देखिए EHF। EHF। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, दे आर सिमिलर ट्रायंगल। और जो ये वाली लेंथ है ये इस वाली लेंथ की आधी है, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो इस लेंथ का आधा होगा। और ये है आदमी का टोटल हाइट। मतलब मिरर का जो लेंथ चाहिए वो कितनी हाइट का चाहिए? सॉरी, मिरर का जो लेंथ चाहिए वो कितना लेंथ चाहिए? मिरर की हाइट का हाफ। लिख लें इसको। अब इसको याद रखना है दो चीजें, हाइट का हाफ, आंख तक हाइट का हाफ। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, लिख लें। अब सुनिए, अब चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको फील्ड ऑफ विजन समझाऊंगा। तो जैसे मान लो बेटा, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, और ये इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट फिक्स है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कोई डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है, दैट इज एक्स। अब उन्होंने बोला कि इस प्लेन मिरर को हमने 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। तो आपको ये बताना है कि जो इमेज है वो कितना मूव की होगी। तो देखिए आपको समझाते हैं। तो ये बताइए, पहले डिस्टेंस x है तो इमेज कहीं यहां बन रही होगी, कितने पर? x पर। अभी आपने प्लेन मिरर को क्या किया? आपने प्लेन मिरर को यहां कर दिया, तो आपके जो ऑब्जेक्ट है उसका जो यहां से डिस्टेंस आया वो कितना आया? x प्लस 10। क्योंकि आपने प्लेन मिरर को कितना खिसका दिया? यहां से यहां तक, दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो
जो आपकी इमेज बन रही होगी वो यहां से यहां बन रही होगी कहीं, और कितना दूरी पर बन रही होगी वो x + 10 सेंटीमीटर। ठीक, आपको क्या निकालना है कि इमेज कितना दूर चल के गई। तो सुनिए बेटा ध्यान से, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा यहां से यहां तक x - 10, और इमेज पहले यहां थी और अभी इमेज यहां है, तो इमेज d डिस्टेंस आगे चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि d + x - 10 बराबर है x + 10 के, तो d का जो आंसर आया वो आया 20 सेंटीमीटर। तो इमेज में जो आपका शिफ्ट आया वो कितना आया 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।